नमस्कार, मैं ज्ञान प्रकाश और आप देख रहे हैं CSC चैनल के सभी वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें। अभी तक हमने देखा कि कैसे महात्मा गांधी इंग्लैंड पढ़ाई करने के लिए जाते हैं, वहाँ से बैरिस्ट्री की पढ़ाई पूरी करते हैं, भारत आते हैं, राजकोट और बम्बई में अपनी वकालत शुरू करते हैं। 1893 में दादा अब्दुल्ला के केस के सिलसिले में दक्षिण अफ्रीका जाते हैं, वहाँ रंगभेद का शिकार होने के बाद इसके खिलाफ अपनी आवाज़ उठाते हैं और लोगों को जागरूक करते हैं। 1915 9 जनवरी 1915 को भारत उनकी वापसी होती है दक्षिण अफ्रीका से, और इस दिन को हमने पीछे कि प्रवासी भारतीय दिवस के रूप में मनाते हैं 9 जनवरी 1915 को। महात्मा गांधी 9 जनवरी 1915 को जब भारत आते हैं तो उसके बाद अपने सत्याग्रह के प्रयोग को भारत के अन्य समस्याओं को सुलझाने में करते हैं। इसी क्रम में 1917 में महात्मा गांधी चंपारण के आंदोलन को एक नई दिशा देते हैं, 1918 में खेड़ा के आंदोलन को, और 1918 में ही अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन को पूरी तरह से नई दिशा और दशा प्रदान करते हुए उस समस्या का समाधान करते हैं। अब सन आता है 1919। महात्मा गांधी के संदर्भ में हम विचार करेंगे कौन सी घटनाएं घटती हैं जिन्होंने महात्मा गांधी के जीवन में एक नया अध्याय जोड़ा। शुरुआत कहाँ से होती है 1919 की? 1919 में एक एक्ट पास होता है जिसका नाम है रॉलेट एक्ट। रॉलेट एक्ट के विषय में थोड़ा सा हम जान लें। इंग्लैंड में एक न्यायाधीश हैं जिनका नाम है सिडनी रॉलेट। उनकी अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई जाती है और उस कमेटी का कार्य होता है कि भारत में जो भी व्यक्ति आतंकवादी गतिविधियों में व्यस्त है, अगर उसके ऊपर किसी भी प्रकार का संदेह है तो उस पर नज़र रखी जाए, चुपचाप उसके ऊपर मुकदमा चलाया जाए और उसे जेल में डाल दिया जाए, यानी सज़ा सुना दी जाए। इस कानून में बचाव पक्ष को किसी भी प्रकार का सुनवाई का या अन्य राहत नहीं दी गई है, यानी रॉलेट एक्ट पूरी तरह से प्राकृतिक कानून यानी नेचुरल लॉ के अगेंस्ट है, विरोध में है। मार्च 1919 में रॉलेट एक्ट पारित होता है और संपूर्ण भारत में इसका विरोध किया जाता है, चाहे वह किसी भी दल का राजनीतिक व्यक्ति क्यों न हो। मदन मोहन मालवीय, मोहम्मद अली जिन्ना, ये लोग रॉलेट एक्ट पारित होने के बाद केंद्रीय व्यवस्थापिका सभा से त्यागपत्र दे देते हैं और महात्मा गांधी के द्वारा अप्रैल 1919 में जब भारतव्यापी हड़ताल का आह्वान किया जाता है तो सभी लोग महात्मा गांधी के साथ हो लेते हैं। महात्मा गांधी ने पूरे भारत में भ्रमण करना शुरू कर दिया, लेकिन कहीं कहीं छुटपुट हिंसा की घटनाएं घटने लगी। 6 अप्रैल 1919 को महात्मा गांधी को पलवल हरियाणा से गिरफ्तार कर लिया जाता है। जब महात्मा गांधी को पता चलता है कि पंजाब में स्थिति बिगड़ रही है, वहाँ अराजकता हावी हो रही है, तो उन्होंने पंजाब जाकर लोगों को समझाने का प्रयास करना उचित समझा। लेकिन जैसे ही वह पंजाब के लिए निकले, पलवल जो वर्तमान हरियाणा में है लेकिन तत्कालीन पंजाब में था, उनको वहाँ से गिरफ्तार कर लिया जाता है। यहाँ तक तो गनीमत है, लेकिन 9 अप्रैल 1919 को रामनवमी के अवसर पर हिंदू और मुसलमान संयुक्त रूप से शांतिपूर्ण मार्च कर रहे थे। भीड़ ज़्यादा थी, अंग्रेज़ों को लगा कि यह कहीं दंगा न कर दे, इसलिए जो उनके नेता थे डॉक्टर सत्यपाल और किचलू, इन दोनों लोगों को गिरफ्तार कर लिया जाता है। गिरफ्तार करने के बाद भीड़ आक्रोशित हो जाती है और अपने आक्रोश को व्यक्त करने के लिए 13 अप्रैल 1919 का दिन चुना जाता है। इधर पंजाब के उप गवर्नर जनरल डायर को पूरी बात पता चल चुकी होती है और पंजाब में उन्होंने काला कानून लागू कर दिया, यानी अब ना कोई बाहर निकल सकता है और ना कोई किसी प्रकार का आंदोलन कर सकता है, ना ही शांतिपूर्ण सभा कर सकता है।
जनरल डायर ने बहुत ही सख्त हिदायत के साथ पूरे पंजाब को इमरजेंसी घोषित कर दिया। ऐसे में होता क्या है कि 13 अप्रैल 1919 बैसाखी का दिन लोग जलियांवाला बाग में एकत्र होते हैं। चारों तरफ ऊंची ऊंची दीवारें हैं। उस बाग में अंदर जाने का सिर्फ एक रास्ता है और निकलने का भी एक ही रास्ता है। जनरल डायर को जब यह बात पता चलती है कि हजारों की संख्या में जलियांवाला बाग में लोग एकत्र हुए हैं, तो वह बख्तरबंद गाड़ियों के साथ उस बाग में पहुंच जाता है। और चूँकि एक ही गेट है बाहर निकलने का और अंदर जाने का, तो उस गेट पर वह खड़ा हो जाता है और अपने सैनिकों को आदेश देता है कि गोलियां चला दो। महिलाएं, बच्चे, निहत्थे लोग शांतिपूर्वक वहां बैठे हैं। अपने आंदोलन तो नहीं कर रहे हैं, लेकिन एक ऐसी सभा है जिसमें परिचर्चा हो रही है कि आगे की रणनीति कैसे की जाए। लोग इधर उधर टहल रहे हैं, मैदान बहुत बड़ा है और अचानक गोलियों की तड़तड़ाहट गूंज उठती है। बूढ़े, बच्चे, महिलाएं, जिनको ये भी नहीं पता कि अगले क्षण क्या होने वाला है, सभी ज़मीन पर गिरने लगते हैं। उस जलियांवाला बाग में एक कुआं है। जो लोग भाग करके बचना चाह रहे हैं गोलियों से, उस कुएं में कूद जाते हैं और उसमें डूबकर मर जाते हैं। दृश्य बहुत ही भयानक है। विभत्सता का ऐसा दृश्य बहुत ही कम देखने को मिलता है। जनरल डायर को आज तक उस बात के लिए कोसा जाता है और कहा जाता है कि ऐसा निर्दयी व्यक्ति आज तक धरती पर कभी कभी पैदा हुआ है। जनरल डायर को सज़ा नहीं, उस पद से हटा दिया गया, लेकिन जब वह ब्रिटेन पहुंचता है तो उसे अंग्रेज़ों का शेर कहा जाता है। गांधी जी और संपूर्ण कांग्रेस, जितने भी अन्य दल हैं, इस घटना की निंदा करते हैं और कांग्रेस के बार बार कहने पे जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए एक कमेटी बनाई जाती है, जिस कमेटी का नाम रखा जाता है हंटर कमेटी। डब्ल्यू हंटर इसके अध्यक्ष बनाए गए होते हैं और इसमें 3 भारतीय सदस्य भी होते हैं, जिनके नाम हैं चिमनलाल सीतलवाड़, साहिबजादा सुल्तान अहमद और जगत नारायण। प्रश्न कभी अगर पूछे कि जलियांवाला बाग हत्याकांड के लिए कौन सी कमेटी का गठन किया गया था, तो हंटर कमेटी का गठन किया गया था और इन 3 लोग को भारतीय सदस्य के रूप में चुना गया था। जब इसकी रिपोर्ट आती है तो इसमें सरकार को किसी भी प्रकार से दोषी नहीं साबित किया गया होता है। यद्यपि जनरल डायर को उसके पद से हटा दिया जाता है, लेकिन यह बहुत ही नाकाफ़ी था। क्यों? क्योंकि जनरल डायर के हाथों लगभग 1000 निहत्थे लोग मारे गए थे। फलस्वरूप कांग्रेस अपनी एक कमेटी बनाती है, अध्यक्ष बनाती है राजा मदन मोहन मालवीय जी को, और उसके सदस्य होते हैं CR दास, मोतीलाल नेहरू, महात्मा गांधी और अब्बास तैयब जी। ये लोग रिपोर्ट देते हैं और कहते हैं कि जो मृतक हैं उनको आर्थिक सहायता दी जाए और जनरल डायर को दोषी करार दिया जाए। सरकार कांग्रेस की इस कमेटी की जो रिपोर्ट है उसको नहीं मानती है। फलस्वरूप महात्मा गांधी असहयोग आंदोलन करने का निर्णय लेते हैं और इस घटना के बाद महात्मा गांधी असहयोग आंदोलन प्रारंभ करेंगे। तो हमने देखा कि कैसे रॉलेट एक्ट के विरोध के फलस्वरूप पूरे भारत में महात्मा गांधी को जाना गया। उनके नाम, उनके आह्वान के कारण पूरे भारत में हड़ताल, भारतव्यापी हड़ताल किया गया। लोगों के मन मस्तिष्क तक यह बात पहुंची कि महात्मा गांधी जैसा कोई व्यक्तित्व है जो अहिंसा को अपना हथियार बना करके और भारत की स्वतंत्रता लेना चाहता है। लोगों के मन मस्तिष्क पर महात्मा गांधी का विशेष प्रभाव पड़ा। यह पहली घटना है रॉलेट एक्ट के समय जब महात्मा गांधी पूरे भारत में एक साथ अपना पहला कोई आंदोलन, सत्याग्रह शुरू किए थे। रॉलेट एक्ट के फलस्वरूप ही अगर हम देखें तो जलियांवाला बाग हत्याकांड की भी घटना होती है। क्यों? क्योंकि इसी के विरोध में जलियांवाला बाग में लोग एकत्रित होते हैं और जनरल डायर वहाँ गोलियां चलवाता है। सैफुद्दीन और किचलू महोदय को वहाँ गिरफ्तार किया जाता है, जिसके कारण भीड़ और उग्र हो जाती है। मदन मोहन मालवीय, मोहम्मद अली जिन्ना जो केंद्रीय व्यवस्थापिका सभा के सदस्य हैं, वो लोग
अपना इस्तीफा दे चुके होते हैं रॉलेट एक्ट के विरोध में। जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में रविन्द्रनाथ टैगोर महोदय अपना सर और नाइटहुड की जो उपाधि है उसको वापस कर देते हैं। कई अंग्रेजी अखबारों में जनरल डायर के द्वारा किए गए इस कृत्य की बहुत ही ज़्यादा भर्त्सना होती है, निंदा होती है, लेकिन 1919 के रॉलेट एक्ट को अगर हम इस तरह से देखें कि महात्मा गांधी के जीवन पे इस एक्ट का क्या प्रभाव पड़ा, तो इस एक्ट के विरोध के माध्यम से महात्मा गांधी ने पहली बार संपूर्ण भारत में अपना असहयोग सत्याग्रह का जो प्रयोग है उसको पहली बार किया। कुछ और तथ्य, पहली बार महात्मा गांधी ने भूख हड़ताल का प्रयोग कहाँ किया, तो अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन के संबंध में जब उसके लिए वो आंदोलन कर रहे थे तो पहली बार उन्होंने 1918 में भूख हड़ताल का प्रयोग किया था अहमदाबाद मिल आंदोलन के संदर्भ में। और हमने देखा कि कैसे रॉलेट एक्ट के विरोध में सारी घटनाएं घटी और किस तरह से कमेटी बनी। अंग्रेज़ों ने हंटर कमेटी बनाया, कांग्रेस ने मदन मोहन मालवीय की अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई और कमेटी की बात जब नहीं मानती है अंग्रेज़ सरकार तो महात्मा गांधी असहयोग आंदोलन करने की प्रेरणा लोगों में फैलाते हैं और प्रण लेते हैं कि अब मैं असहयोग आंदोलन करूंगा। अगले वीडियो में हम देखेंगे कि कैसे महात्मा गांधी असहयोग आंदोलन प्रारंभ करते हैं, असहयोग आंदोलन में क्या होता है और कैसे असहयोग आंदोलन भारतीय स्वतंत्रता को प्राप्त करने में एक और मील का पत्थर साबित होगा। तब तक के लिए पढ़ते रहें, व्यस्त रहें। नमस्कार, आप देख रहे थे CSC चैनल। थैंक यू।